नेक्स्ट टॉपिक है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एंड हाइब्रिड्स। इससे पहले हमने पढ़े थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर और सेल कल्चर पढ़ा था। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिड में जो प्रोटोप्लास्ट पादप कोशिका में सभी कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं सिवाय कोशिका भित्ति के, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अलावा हर कहीं प्रोटोप्लास्ट में प्लांट्स में मिलता है। सबसे पहले हेंस्टी ने 1880 में जो कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, उसको जीवित पदार्थ के लिए प्रोटोप्लास्ट शब्द दिया था। आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट क्या होते हैं, यानी कि हम उसकी पूरी तरीके से जो सेल वॉल है वो हटा देते हैं और बाहरी वातावरण या फिर जो जीवित कोशिका के आंतरिक भाग है, यानी कि जो अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो एक सीमा का काम करती है। 1892 में क्लेरिकल ने प्लांट सेल से प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन किया था माइक्रो सर्जरी से। और सिमिलरली क्योंकि सबसे पहले जो है प्रोटोप्लास्ट की जो उपज थी वो बहुत कम थी और जो उसकी विधि थी, यानी कि जो मेथड है प्रोटोप्लास्ट से हम कैसे ग्रोथ कर सकते हैं वो भी उपलब्ध नहीं था। तो ये जो 1892 में जो खोज थी ये बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुई। उसके बाद फर्दर 1960 में कॉकिंग ने जो सेल्यूलोज एंजाइम है वो यूज करके प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन किया था। क्योंकि सेल्यूलोज एंजाइम क्या करता है, सेल्यूलोज जितना भी प्रेजेंट होता है हमारे सेल वॉल में उसको डिसॉल्व करने का काम करता है। और व्यापारिक स्तर यानी कि हम कमर्शियल स्केल पर देखें तो प्रोटोप्लास्ट का जो आइसोलेशन है वो एंजाइम के लिए उपलब्ध है और बड़े पैमाने पर प्रोटोप्लास्ट का उत्पादन भी किया जाता है। अब प्रोटोप्लास्ट का जो महत्व है जैव प्रौद्योगिकी में वो जेनेटिक जो रूपांतर है, यानी कि हम जेनेटिकली जो एम्ब्रियो है एम्ब्रियोजेनेसिस करवाते हैं उसके बजाय हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस करवा रहे हैं। और जो टेक्निक है वो कहलाती है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, दो भिन्न स्पीशीज यानी कि जो डिफरेंट स्पीशीज हैं उनका फ्यूजन करना और हाइब्रिड की प्राप्ति करना कहलाता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि हम क्या करा रहे हैं, एक तरीके से क्रॉसिंग ओवर हो रही है, यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है दो सोमैटिक सेल्स का। यहाँ पे हम ध्यान रहे सोमैटिक सेल्स यूज कर रहे हैं ना कि एम्ब्रियोनिक सेल्स, क्योंकि एम्ब्रियोनिक सेल्स है ये नेचुरल प्रोसेस है जो कि प्लांट्स में होती है, जबकि सोमैटिक सेल्स जो है वो कभी भी एक प्लांट के फॉर्मेशन में यूज नहीं होती है, लेकिन हम उसको सोमैटिक सेल्स को एक्टिवली उसको पार्टिसिपेट कराते हैं एक प्लांट के फॉर्मेशन में। नेक्स्ट डिफरेंस अगर हम देखें सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन और जो गैमेटिक हाइब्रिडाइजेशन होती है इनमें क्या डिफरेंस है, यानी कि एक जो है वो सेल वॉल के बिना होती है, यानी कि जिसे हम प्रोटोप्लास्ट को सिर्फ प्रोटोप्लास्ट यूज करते हैं और उनका फ्यूजन करते हैं। लेकिन जबकि सेक्सुअल या फिर गैमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, वहाँ पे हम सेल वॉल का जो आइसोलेशन है वो नहीं होता है, क्योंकि वो नेचुरली होता है प्लांट्स में। तो पहला है कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, प्रोटोप्लास्ट का यूज होगा, जबकि गैमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, मेल और फीमेल जो गैमेट हैं वो यूज होते हैं। सेकंड, अगर हम सेल कल्चर की बात करें, वो सेल कल्चर जो है वो यूज होता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में, और सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, सेल कल्चर की जो विधि है उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में जो कोशिका का द्रव है, यानी कि जो साइटोप्लाज्मिक लिक्विड है, फ्लूइड है, वो यूज होता है दोनों मित्रों, यानी कि दो ऐसी स्पीशीज जो कि क्या है लगभग सिमिलर है, उनका साइटोप्लाज्म फ्लूइड यूज होता है
जबकि सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, केवल जो मैटरनल साइटोप्लाज्म है वही साइटोप्लाज्म यूज होता है, मेल साइटोप्लाज्म यूज नहीं होता है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में दोनों मदर और फादर दोनों के जो गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम है उनका संयोग होता है, जबकि सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, दोनों के अगुणित यानी कि हाफ हैप्लॉइड सेल्स यूज होती हैं गैमेट हाइब्रिडाइजेशन में, और सोमैटिक में क्या होती है 2n यानी कि डिप्लॉयड कंडीशन होती है, n और 2n। फोर्थ पॉइंट में क्या है, काय गुणसूत्र का संयोग होता है, जबकि यहाँ पे अगुणित गुणसूत्रों का संयोग होता है। विसंयोजन यानी कि सेग्रीगेशन नहीं होता। सेग्रीगेशन एक ऐसी टेक्निक है जो कि नेचुरली हमारी ह्यूमन या प्लांट बॉडी में होती है, जिसे कहते हैं सेग्रीगेशन, यानी कि यहाँ पे जो दो एलील्स हैं या दो जीन्स हैं, अगर वो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है पास पास में, तो उनका जो अलाइनमेंट है क्रॉसिंग ओवर के बाद वो अलग अलग नहीं होगा, वो साथ में होता है। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, सोमैटिक सेल्स ले रहे हैं, जबकि यहाँ पे सेग्रीगेशन होता है। यानी कि यहाँ पे वो अलग अलग, जो जरूरी नहीं है कि अगर दो जीन्स प्रेजेंट हैं तो उनको क्रॉसिंग ओवर के बाद भी वो जीन्स वहीं प्रेजेंट होंगी, उनका सेग्रीगेशन हो जाता है। और सिक्स पॉइंट है कि असंबंधित यानी कि ऐसी स्पीशीज जो कि आपस में मेल नहीं खाती हैं, उनका क्रॉस हम इजीली कर सकते हैं, जबकि गैमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में जो दो स्पीशीज हैं जहाँ पे उनका क्रॉसिंग ओवर हो रही है वो सिमिलर होना जरूरी है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सोमैटिक हाइब्रिड्स। टाइप्स में पहला है अंतर स्पीशीज संकर, यानी कि एक तो होता है इंट्रा स्पीशीज और एक होता है इंटर स्पीशीज। इंट्रा स्पीशीज कब होता है, जब एक ही जीन की दो स्पीशीज के बीच में हम क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, उसे बोलते हैं इंट्रा। और एक होता है इंटर। इंटर भी दो तरह के होते हैं, इंटरनल में जैसे इंटर स्पीशीज हाइब्रिड होते हैं, एक इंटरजेनिक होते हैं और एक इंटर ट्राइबल होते हैं। यानी कि इंट्रा में क्या होगा, एक ही स्पीशीज के दो फॉर्म होते हैं जिनका हम हाइब्रिड करवाते हैं, लेकिन इंटर स्पीशीज हाइब्रिड में दो अलग अलग जीन की स्पीशीज होती हैं जिनको हम प्रोटोप्लास्ट बना के उनको हम क्रॉसिंग ओवर कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कौन कौन से इंटर स्पीशीज हाइब्रिड होती है, जैसे तंबाकू, आलू, गाजर, धतूरा, पिटूनिया, इनको हम ज्यादातर इंटर स्पीशीज हाइब्रिड टेक्निक से पैदा या प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरजेनेरिक। इंटरजेनेरिक में क्या आता है, एक ही फैमिली के दो डिफरेंट जेनेरा हम यूज करते हैं, और जैसे हमने तंबाकू और टमाटर का मिक्सचर लिया, या फिर आलू या टमाटर या धतूरा या एट्रोपा बेलाडोना या फिर एरेडिडोप्सिस बेरासिका, इन दो स्पीशीज यानी कि ऐसी दो स्पीशीज जो कि एक ही फैमिली से आती हैं, और जो हम पढ़ते हैं जीनस, क्लास, फैमिली, जीनस देन स्पीशीज, तो इस हिसाब से अगर एक ही फैमिली की दो स्पीशीज हैं तो हम उसको इंटरजेनेरिक हाइब्रिड प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन कम्स इंटर ट्राइब, दो अलग ट्राइब्स में हम क्रॉसिंग ओवर करा रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले लीफ का स्टेरिलाइजेशन करते हैं और उनको छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। उसके बाद 18 आवर्स तक उनको एक एंजाइम के फ्लूइड में उनको रखते हैं, ताकि जो एंजाइम और जो सेल्स हमने लिए हैं वो आपस में क्या हो जाए, घुलनशील हो जाए या एक्टिव हो जाए, क्रियाशील भी बोल सकते हैं हम इन्हें।
अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट के जो अवशेष हैं, जो बचा हुआ भाग है, यानी कि हमने क्या किया, जो सेल वॉल थी वो हटा दी और अब उनको हम प्रोटोप्लास्ट को के जो अवशेष हैं उनको अलग कर रहे हैं सेल वॉल से। देन हम एक केमिकल होता है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, जिसे हम पैक बोलते हैं, इसके जरिए हम क्या करते हैं, जो भी प्रोटोप्लास्ट हमने सिलेक्ट किए हैं उनको हम फर्दर फ्यूज करवाते हैं, उनका संलग्न करवाते हैं पैक की वजह से, पैक की सहायता से। देन हम उसका करते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो हमने प्रोटोप्लास्ट फ्यूज करवाए हैं वो उनका रिजल्ट हमें 100% मिले। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने 100 प्रोटोप्लास्ट लिए हैं तो उनमें से अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 ही ऐसे प्रोटोप्लास्ट होंगे जो आपस में फ्यूज हुए होंगे, जबकि जो 30 to 40 प्रोटोप्लास्ट है वो फ्यूज नहीं होते हैं, तो वो हमारे कोई काम के नहीं है, इसलिए हम उनको क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। और जो सिलेक्शन होता है वो किसका होता है, ओनली फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट का। और उनके बाद हम उनको क्या करते हैं, उनका वापस जो ग्रोथ है वो एनालाइज करते हैं। इन जो भी प्रोसेस हमने पढ़ी है 6 to 7 स्टेप्स की जो ये प्रोसेस है, इनको हम 4 चरण या 4 फेज में डिवाइड करते हैं। तो पहला है प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन, दूसरा है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, तीसरा है सिलेक्शन ऑफ सोमेटिक हाइब्रिड सेल्स और चौथा है रीजनरेशन ऑफ हाइब्रिड प्लांट, यानी कि जो प्लांट हमें डिजायरेबल क्वालिटी के जो हमें चाहिए उसका हम फर्दर रीजनरेट कर रहे हैं। पहला हमारा है प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन। प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन दो तरीके से कर सकते हैं हम, या तो मैकेनिकल मेथड यूज करें या फिर एंजाइमेटिक मेथड। पहले क्योंकि एंजाइम के बारे में इतना एक्सपोजर नहीं था तो मैकेनिकल मेथड सबसे पहले यूज करते थे, यानी कि अगर हमें जैसे ऑनियन है उसकी जो लीव्स होती हैं या फिर कैरेट या स्वीट पोटैटो की जो रूट्स होती हैं उनका हम उनके जो सेल्स हैं उनके जो टिश्यूज हैं उनका हम यूज करते हैं और उनको प्लाज्मोलाइज्ड करते हैं। क्लेरेकल ने 1892 में स्ट्रेटोटॉयज एलेडॉयड्स एक जीव द्रव्य होता है इसे अलग किया था, यानी कि जैसे इस चार्ट में देखें हमने एक सिलेक्ट की स्पीशीज, उसकी लीव्स को हमने क्या किया, स्टेरलाइज किया और स्टेरलाइज करने के बाद उसका जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस कौन सा पार्ट होता है एक लीफ का, अपर और लोअर पार्ट, सबसे एक्सट्रीम अपर एंड एक्सट्रीम लोअर पार्ट एपिडर्मिस का, जो कि हम देखते हैं काफी चमकदार होता है, वो हम हटा देते हैं, जिसकी वजह से जो पील्ड लीव्स हैं वो हमें पता चलती हैं और उसको हम फिर फर्दर एंजाइम सॉल्यूशन में डाल देते हैं। एंजाइम सॉल्यूशन में हम उसको करीब करीब 18 से 20 घंटे रखने के बाद जो प्रोटोप्लास्ट है वो अलग हो जाता है, रिलीज हो जाता है और सेल वॉल अलग हो जाती है। उसको फिर हम एक वॉशिंग मीडियम में डालते हैं और सेंट्रीफ्यूज कराते हैं। सेंट्रीफ्यूज करने से क्या होगा, जो हमारे डिजायरेबल प्रोटोप्लास्ट हैं वो हमें मिल जाएंगे किसके रूप में, सेल डेब्रिस के रूप में। सेल डेब्रिस से हम इजीली जो है प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट कर सकते हैं। तुम्हारा ये फर्स्ट था प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन। देन हमारा आता है कि हम प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन और उसके कल्चर को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो पहला है स्ट्रेन ए और स्ट्रेन बी, यानी कि एक ही फैमिली के हो सकते हैं ये, यानी कि इंटर जेनेरिक हो सकते हैं, या फिर ये इंटर हाइब्रिड हो सकते हैं जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, या तो इंटर स्पीशीज हो सकते हैं, इंटर जेनिक या फिर इंटर ट्राइबल हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमें कौन सा प्लांट यूज करना है। जैसे इसमें हमने प्लांट स्पीशीज ए ली और स्ट्रेन बी, स्पीशीज कह सकते हैं या स्ट्रेन ए की बात है। तो स्ट्रेन ए और स्ट्रेन बी को हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूज करवाया और उसमें हम
फ्यूजोजन ऐड करते हैं, यानी कि हम कभी कभी सोडियम नाइट्रेट या फिर पैग का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के बाद हम क्या करते हैं, उसे फ्यूज करते हैं। फ्यूजन में क्योंकि पहले हमारे पास इसमें सेल वॉल हमने हटा दी थी, सेल वॉल का रीजनरेशन भी ज़रूरी है फर्स्ट डिवीजन के पहले। तो फर्स्ट डिवीजन, उसके बाद जो डिवीजन के बाद क्या होता है, माइटोसिस की प्रक्रिया से सेल का क्लम बन जाता है और उसके बाद कॉलोनी फॉर्म होती है, कॉलोनी से भी कैलस बनता है जिसे हम अनऑर्गेनाइज मास कहते हैं, और उसके बाद उसमें रूट और शूट का रीजनरेशन होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंजाइमेटिक मेथड।